नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम बातचीत करने जा रहे हैं देश में आंतरिक सुरक्षा का क्या माहौल है। और यह चर्चा प्रासंगिक इसलिए बन गई है क्योंकि कल कश्मीर में 2 व्यक्तियों की हत्या की गई और इसके बाद जो माहौल है उससे बहुत ज्यादा सरगर्मी है और कश्मीरी हिंदुओं में खास तौर पर बहुत ज्यादा रोष देखा जा रहा है और वहां धरने प्रदर्शन चालू हैं और साथ ही 300 से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं ने अपनी सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया है। इसी तरह का कुछ माहौल देखने में आ रहा है और इसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका एक्शन क्या है उसके ऊपर भी आज हम बातचीत करेंगे। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो डेडिकेटेड है देश में यहां वहां जहां तहां जो भी प्रॉब्लम आंतरिक सुरक्षा की है उसको आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। चाहे इसमें पंजाब में इन दिनों खालिस्तान को लेकर सुगबुगाहट हो, खालिस्तानियों की जिस तरह की हरकतें इन दिनों आए दिन सुनाई दे रही हैं, इसके साथ ही साउथ इंडिया में यदि हम जाएं तो वहां भी हिजाब को लेकर हो, चाहे अजान को लेकर हो, या कि फिर हिंदुओं के यानी बहुसंख्यक समाज के जो धार्मिक स्थल हैं उनकी पुनर्स्थापना के मामले में जिस तरह के मसले चल रहे हैं वो हो, चाहे देश का कानून न मानने की बात हो, इन सभी मुद्दों के ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे। और आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो भारत की यानी हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में है और हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको इन डिटेल बताएंगे कि किस तरह का माहौल है देश में और इसके पीछे के कारक तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके पीछे और इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इतिहास क्या रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या का बदला चाहे 24 घंटे में ले लिया गया हो, लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के खतरों का जो संजाल है अपना फन फैलाए डसने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कुंडली मारे तैयार बैठा है। यूं तो देश की आजादी के दस्तावेज बनते समय ही अलगाव और देश को टुकड़ों में बांटने के दस्तावेज और मंसूबे भी तैयार हो गए थे, चाहे मामला हैदराबाद के रजाकारों का हो या बाद में हम मजहब और हम कौम के नाम पर कश्मीर को अपनी शहरक बताकर आतंक फैलाने का काम हो। इन सभी मामलों में मजहबी एक कारक तत्व रहा जो टुकड़े टुकड़े थीम की पृष्ठभूमि में भी रहा। हालांकि परतंत्रता के तमाम उपकरणों की मौजूदगी के बावजूद देश के बहुसंख्यक समाज ने असली आजादी के दिवा स्वप्न को मकसद मानकर इन चुनौतियों से निपटने में तो अपने जोश और जज्बे और धैर्य की अपनी पुरातन सोच का परिचय देते हुए, पुरातन धारणा का परिचय देते हुए किसी तरह काबू पा लिया। लेकिन इस बीच लगे घावों से शरीर पर जगह जगह नासूर जरूर पैदा हो गए जो आज भी रिश्ते रहते हैं। चाहे मामला जागीरदारी उन्मूलन के नाम पर जमीनों का अव्यवहारिक नामांतरण हो या रजवाड़ों का असम्मान करके उन्हें साधनहीन कर देने का हो, इन नासूरों का इलाज करने के लिए देश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बीच इन्हीं नासूर देने वालों में भेष बदलकर वर्ग संघर्ष का साम्यवादी कैंसर भी ऐसा दिया कि आज तक उसे उबर पाना मुश्किल है। हालांकि इसमें भी बहुसंख्यक समाज ने भूदान करके हो या एक दिन व्रत रखकर हो या ट्रेड यूनियंस को माला पहनाकर हो, हर तरीके से अपने सपने को जिंदा रखने के लिए कहीं पीठ नहीं दिखाई और यहां तक कि लहूलुहान करने वालों को एक सबक भी सिखाने में कामयाबी हासिल की और हमें टुकड़े करने वालों को ही टुकड़ों में बदलकर बांग्लादेश का काम पूरा किया। हां, इसके बाद इस जहरीले सांप ने फुफकार मारनी तेज जरूर की। अंग्रेज और जिन्ना के इस्लामी जिन्न को जानने समझने वाले नेता तब तक इंदिरा गांधी को छोड़ चुके थे और इसी का फायदा उठाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ वाले और साम्यवादी वामपंथियों के इन मुखौटों ने एक बार फिर केंद्रीय भूमिका ले ली और इसके बाद एक नया खेल शुरू हुआ। कांग्रेस को सपोर्ट का वादा करके इन्होंने देश भर में एक नए संघर्ष को जन्म दिया, चाहे मामला नॉर्थ वेस्ट में अलगाव की आग फैलाने का हो या दक्षिण में भाषाई असहिष्णुता का हो या फिर पंजाब को खालिस्तान के नाम पर गुरुओं की धरती पर ही गेहूं धान की बजाय आतंक के बीज बोने का मामला हो, कश्मीर की सुरम्य वादियां और केसरकारियों में गोला बारूद बिछाने और देश के तमाम हिस्सों में बम धमाके करने से लेकर अपनी मजहबी कट्टरता का परिचय देना आज तक जारी है। कभी खुद को लाल किले का असली वारिस बताकर देश पर सदियों राज करने का बहाना लेकर श्रेष्ठतम साबित करने की सनक हो
या देश का कानून न मानने की फितरत हो, शरिया कानून की विशेष छूट हो, 370 का स्पेशल प्रोविजन चाहने की मांग हो, सभी जगह एक सी मांग और न मानने पर आतंक का माहौल बनाकर पत्थरबाजी करना जैसे रूटीन बन गया हो। अब जबकि देश का शासन प्रशासन इन सभी मामलों को आड़े हाथों ले चुका है, ऐसे में कभी हिजाब के बहाने हो या ट्रिपल तलाक के विरोध में जगह जगह शाहीन बाग बनाने का काम जोरों पर है। और इस बार जो खास बात दिख रही है वो ये है कि देश की विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्हें हवा देने में साथ लगी दिख रही हैं। यह वातावरण इससे पहले कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन इस बार यह मुखर होकर इस चुनौती में टुकड़े टुकड़े गैंग की सदारत करती नजर आ रही हैं। ऐसे में क्या हैं चुनौतियां और इनसे किस तरह पार पाया जाएगा, इसी पर करेंगे आज हम बात। और इस बातचीत में हमारे साथ होंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, रिटायर्ड आईएएस श्रीमान अजीत कुमार सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल श्रीमान देवानंद जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट श्रीमान जगदीश जी शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट श्रीमान राजीव सिंह जी। अब हम हमारे एस्टीम गेस्ट का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट श्रीमान जगदीश जी शर्मा, सीनियर आईएएस रहे श्रीमान अजीत कुमार सिंह साहब, डिफेंस एक्सपर्ट श्रीमान कर्नल देवानंद जी साहब और सीनियर जर्नलिस्ट श्रीमान राजीव सिंह जी। आप सबका स्वागत है, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर्नल साहब से कराना चाहते हैं और कर्नल साहब डिफेंस एक्सपर्ट के नाते हमें बताइए कि देश के सामने इस वक्त किस तरह की चुनौतियां हैं और आप इनका निदान क्या पाते हैं। जी नमस्कार शर्मा साहब, आई होप मैं नमस्कार। आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आई है अचानक से? नहीं, मैं आपको दिखा साहब, आई एम नॉट एबल टू सी द स्क्रीन। हाँ, तो वो आपका कोई टेक्निकल इशू है, बट आप दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, आप बोलिए। बस चलिए ठीक है साहब जी। तो मैं जैसा आज आपने बताया कि हमारी सुरक्षा के जो पैमाने हैं और जो अभी मौजूदा स्थिति है उसके आपने मेरे विचार मांगे हैं। तो पहली बात तो सुरक्षा के दो आयाम हुआ करते, एक आंतरिक सुरक्षा और एक बाह्य सुरक्षा। जहां तक आज हमारी चर्चा का, जैसा आपने हमें बताया है कि आंतरिक सुरक्षा पे हमने हमारा मुद्दा रखना है। इस आंतरिक सुरक्षा का जहां तक ताल्लुक है, देखिए साहब, हमारा देश जब से देश का विभाजन हुआ उससे लेकर के आज तक बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर के आया है और समय समय पर आंतरिक सुरक्षा के जो चैलेंजेस हैं वो कहते हैं। विभाजन के समय पे कुछ हमारे अलग मुद्दे थे, उसके बाद 62 की लड़ाई हुई, उसके बाद 71 हुआ, उसके बाद कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान ने कोहराम मचाया था, और उसके बाद कारगिल युद्ध होता है, और उसके बाद देखिए चीन के साथ। तो इस तरह जो हमारा ये आंतरिक और बॉर्डर का जो सुरक्षा के मसले थे वो सदैव एक्टिव रहते हैं। पर जो मुद्दा जो आज मैं आंतरिक सुरक्षा से देख के चर्चा करना चाहता हूँ, आपसे बातचीत रखना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए पिछले 10 वर्षों के 2014 से लेके जब से हमारी ये मौजूदा मोदी जी की सरकार आई है, तब से मेरा मानना है कि एक भारत का नया चेहरा दुनिया के सामने आया है, नागरिकों के सामने आया है, और परिस्थितियां अलग हो गई। सबसे पहली चीज जो आंतरिक सुरक्षा के अंदर जो चीज निकली है कि जीरो टॉलरेंस, और मैं मानता हूँ ये बहुत दिनों से बहुत जरूरी कदम था, जिसका नतीजा हम देख सकते हैं आजकल। एक दौर था जब हर 2-3 दिन के अंदर ये मिल जाया करता था कि आज मुंबई में हो गया है, आज बॉम्ब ब्लास्ट कलकत्ता में हो गया है, आज दिल्ली में हो गया है, और सरकारें कहा करती थी कि हम देख रहे हैं, देखेंगे, हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे, पर होता कुछ नहीं था। लेकिन देखिए जिस टॉलरेंस टू टेररिज्म, अब जो ऑल आउट जो क्लीनिंग ऑपरेशन जो चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, मैं मानता हूं वो इसके खात्मे की ओर है ना। इसके साथ साथ जो ये आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए थे वो अब रिसीड हो रहे हैं। पर देखिए ये जो टेररिज्म इसमें रूल था, बाहरी ताकतें थी, हमारे देश के लोग इसके अंदर शामिल थे। इस जो टेररिज्म के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो भी सुरक्षा के लिए उतनी ही जरूरी है। अब आप देखिए आंतरिक सुरक्षा का जहां तक सवाल है, हम अगर देखते हैं जिसको हम नक्सलिज्म कहते हैं,
जिसमें बहुत सारे तरीके से देश के अंदर सरकार को गिराने के, नागरिकों का नुकसान करने के, भय पैदा करने की कार्रवाइयां की जाती थी। पर अब वो नक्सलिज्म अब एक चैलेंजेस आ चुके हैं जब से मैं मानता हूं ये मोदी जी की सरकार आई। वो चैलेंजेस ये है कि देखिए, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके क्लियर मैसेज दे दिया कि नाउ नो मोर और तुम्हारी कोई भी गतिविधि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको हमने क्लियर मैसेज दे दिया डोकलाम के माध्यम से। डोकलाम के अलावा हमारा अब इसके साथ साथ देखिए जो मुद्दे आते हैं, जो गहरी चिंता का विषय है, सैनिक देश का बॉर्डर पे सुरक्षित आपको दे सकता जगह, जो मैं मानता हूं आज के दिन हमारी सेनाएं हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, बहुत अच्छा काम कर रही है बॉर्डर्स पे। उनको कंट्रोल करने में उन्होंने अपनी अच्छी भूमिका निभाई है, बधाई के पात्र है। पर अब जो 2-3 चीजें हैं, मैं आप के मार्फत देशवासियों को बताना चाहूंगा कि देखिए, जो आज के दिन जो सबसे बड़ा खतरा है वो उन लोगों से खतरा है जो देश के अंदर तो रहते हैं, देश की रोटी तो खाते हैं, अपने आप को भारतीय कहते हैं, पर उनका मन कहीं और है। वो देश को तोड़ने वाली ताकतों का हिस्सा है। उनको कई नामों से पुकारा जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग। आप देखिए शाहीन बाग के अंदर क्या होता है। कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई, पर दिल्ली के अंदर जामिया के अंदर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है चंद एक वर्ष पहले। और उसके अलावा देखिए, थोड़े दिनों पहले एक अंदरूनी सुरक्षा का जो बहुत बड़ा खतरा था, अगेन मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया, वो था फार्मर्स एजिटेशन के नाम से जिस प्रकार से खालिस्तानी लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया था और देशद्रोही ताकतों ने उस पर कब्जा कर लिया। तो अब जो ये बदलाव है, पब्लिक को एक्साइट कर और जो तंत्र को खराब करने का देशद्रोही द्वारा लोगों, पहले तो सामान्य तौर पे देश के लोग ही शामिल होते थे। देखिए जो हमारा ये एजिटेशन था, किसानों का जो एजिटेशन जिसको कहा गया, जो एक्चुअली किसानों का कम था, उग्रवादियों का ज्यादा था। आप देखिए, दुर्भाग्य, बड़ी अजीब सी विडंबना है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि भारत के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो विदेशी ताकतें हैं इनडायरेक्टली अब ओपन में आने लग गई हैं, जबकि पहले इंसर्जेंसी के दौर में इवन पाकिस्तान भी ओपन में नहीं कहता था। तो ये एक बदलाव है। दूसरा, आप देखिए जो अभी शाहीन बाग जैसे जो थे, तो जिस तरह ये फंडिंग, टेरर फंडिंग का ये हमने बना करके जो कंट्रोल किया है, तो शाहीन बाग जैसे अब एक दूसरा जो मुद्दा आ गया कि धर्म विशेष जो माइनॉरिटी जिसको लोग कहते हैं, मैं माइनॉरिटी नहीं मानता हूं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है कि माइनॉरिटी कौन कास्ट होगी, कौन धर्म होगा, कितना प्रतिशत होगा। तो ये भी एक तरह पॉलिटिकल फसाड है। बट चर्चा वो नहीं है। चर्चा ये कि आजकल जैसे अभी हमारे देश के अंदर जो मेजॉरिटी है वो हिंदू है, बाकी जितने भी धर्म से ताल्लुक रख रखे हैं उन लोगों को इकट्ठा कर करके, उनकी भावनाओं को खिलवाड़ कर करके, झूठा प्रोपेगेंडा कर करके, कानून की पैसा झोंक कर करके और कार्रवाइयां करते हैं। सबसे मोटी उसके अंदर थी, देखिए आप आपके कर्नल साहब एक मिनट रोक रहा हूं आपको। आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, एक बार वापस से रिज्यूम कराते हैं और फिर नेक्स्ट राउंड में आपको लाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, वो टेक्निकल बात है, वो तो ग्लिचेज है टेक्निकल, कोई खास बात नहीं। लेकिन हम सेकंड राउंड में आएंगे तब आपसे ये जानेंगे कि कश्मीर में अभी, बाकी आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा, लेकिन अभी जो रिसेंट जो एक जो माहौल गर्म हुआ है और कश्मीर में आज वायलेंस हुआ, आज जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे दिए हैं, उसका किस तरह से वहां जो डिस्ट्रेस पैदा हो गया है कश्मीरी हिंदुओं में, ये जो वहां बसाने का भी मामला भी है और बाकी डेमोग्राफिक भी सब चीजें चल रही हैं, इसको लेकर आप क्या इलाज पाते हैं? किस तरह से हमें काम करना चाहिए आगे, क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए? इसके ऊपर हम आपसे एक स्पेसिफिक बात पूछेंगे। बाकी इंटरनल सिक्योरिटी का जो मसला है उसके ऊपर आपको रखना ही अपनी पर्सपेक्टिव को। अब हम चलते हैं, एक बार अजीत कुमार सिंह जी को चर्चा में लाना चाहते हैं। सिंह साहब, स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। तो नमस्कार आपके श्रोताओं को और पैनलिस्ट को। जी, तो आज का जो मुद्दा है वो बेसिक मुद्दा है। देश भर में जिस तरह का माहौल है वो तो हमने रखा ही है हमारी चर्चा में, और कर्नल साहब ने भी उसको काफी एलाबोरेटली रखा है। तो क्या आप पाते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के सामने क्या चैलेंज है और किस तरह का माहौल आपको दिख रहा है? अगर आपको याद हो तो
जो हमारे पूर्व सीडीएस जनरल रावत साहब थे, उनके देहावसान के कुछ माह पूर्व उन्होंने एक कॉन्क्लेव में इंटरव्यू के दौरान, जब नेशन की सिक्योरिटी के बारे में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हमें 2.5 फ्रंट्स पे युद्ध की तैयारी करके रखनी है। 2 का मतलब आप समझते हैं पाकिस्तान और चाइना, और जो हाफ जो उन्होंने कहा था वो ये जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आंतरिक जो अपने देश के विरोधी लोग हैं उनके बारे में उन्होंने ये बात कही थी। अब आप देखें तो देश के जो अंदर जो विरोधी लोग हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये पिछले 5 साल या 10 साल या 15 साल या 20 साल में इनकी उत्पत्ति हुई है। इनकी उत्पत्ति आप देखें तो कम से कम किसी भी क्षेत्र में 70 से लेकर के 100 साल से ज़्यादा के पहले से रही है। तो इतनी डीप समस्या जो है इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है, अभी इसमें समय जरूर लगेगा। अब ये देखिए कि मुख्यतः ये लोग हैं कौन। इनको मैं 3 कैटेगरी में जनरली डालता हूँ। एक तो जो कि मार्क्सिस्ट है, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट, जैसे कि नक्सलाइट्स वगैरह हुए। दूसरी कैटेगरी है जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, इस्लाम के लोग जो हैं। और तीसरी वो जो है कि जो कि ब्रिटिश एजेंडा यानी कि क्रिश्चियन एजेंडा को प्रमोट करते हैं। पिछले सालों में और एक दो जो नई जो प्रॉब्लम्स या समस्याएं खड़ी हुई हैं पिछले 20-25 सालों में, हालांकि पंजाब की जो समस्या है खालिस्तान की, उसकी भी जड़ बहुत पुरानी है, लेकिन एक नई प्रॉब्लम जो वेस्ट बंगाल वगैरह में, आसाम वगैरह में हुई है, वो करीब पिछले 40-50 साल में जो माइग्रेशन वगैरह हुआ है उसके कारण से हुआ है। कुछ जो ग्रीन एरियाज हैं या जो कुछ तरक्की हुई या जो कुछ सिल्वर लाइन है, उसमें अगर आप देखें तो जो वर्तमान सरकार है श्री नरेंद्र मोदी जी की, उनके आने के बाद नॉर्थ ईस्ट के कई जो रिबेल ग्रुप्स थे, टेररिस्ट या सेसेशनिस्ट ग्रुप थे, उनके साथ अच्छे खासे समझौते हुए हैं और कंपैरेटिवली वहाँ पे पिछले कई सालों से काफ़ी शांति हुई है। उसी तरह से अगर आप नक्सलाइट्स एरिया देखेंगे तो जहाँ क्रिटिकल नक्सलाइट एरिया होता है, थ्रेट होता है, उसका कैटेगराइजेशन किया जाता है एज अ रेड डिस्ट्रिक्ट, लाल जिला। आप देखेंगे कि 2014 के बाद, जो 2014 में करीब 118 जिले थे भारतवर्ष में जो कि इस कैटेगरी में आया करते थे, आज की डेट में इनकी संख्या कम होकर के करीब 32 रह गई है। उसके कई कारण रहे हैं, डेवलपमेंटल वर्क्स वगैरह भी हुए हैं वहाँ पे उस एरिया के, और इनको जो नियंत्रण किया गया है आर्म फोर्सेस के द्वारा और सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, ये सारे तथ्य हैं, उसमें मैं फिलहाल नहीं जाऊंगा। तो इसमें भी नॉर्थ ईस्ट में भी समस्या को थोड़ा कंट्रोल में किया गया है, नक्सलाइट एरियाज में भी समस्या को कंट्रोल में किया गया है। और अगर आप देखें तो ये जो प्रॉब्लम अब यहाँ क्या आ रही है, क्रिश्चियन जो मैकोलियन ग्रुप है या जो क्रिश्चियन ग्रुप है उसमें और खालिस्तान, इनकी समस्या थोड़ी सी टेढ़ी है, क्योंकि इनकी फाइनेंसिंग जो हो रही है वो मुख्यतः विदेशों से इसकी फाइनेंसिंग हो रही है, और इसमें भी थोड़ी सी प्रगति हुई है। अगर आप देखेंगे तो कुछ जो खालिस्तान के लीडर्स इंग्लैंड वगैरह में थे और कनाडा में, अमेरिका में, तो एक जो अमेरिका में थे उन्हें भी सरकार ने उनके ऊपर काफ़ी नकेल कसी है, और एक जो यूके में थे श्रीमान, उन पे भी काफ़ी नकेल कसी गई है। लेकिन खालिस्तान की प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें काफ़ी आशातीत हूँ क्योंकि हमें इनसे लड़ने का अच्छा खासा अनुभव है। प्रॉब्लम कहाँ है जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये जो इंटरनेशनल एक क्लिक बन गया है भारतवर्ष के खिलाफ, वो सिर्फ भारतवर्ष के खिलाफ नहीं है, वो हिंदुइज्म को फोर फ्रंट पे ला रहा है, हिंदुइज्म के खिलाफ।
डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म करके जो इनका प्रोग्राम है, इसमें क्या है कि बड़े बड़े रिसोर्सेज के जो इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेस हाउसेज हैं वर्ल्ड के, बड़े बड़े एनजीओज हैं, जो वेटिकन है, वेटिकन के पास आप जानते हैं कितना पैसा है, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, अलकायदा, आईएसएस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। और उनमें सिर्फ एक पॉलिटिकल बात नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिक्स के लोग जो हैं इसको कर रहे हैं, उसमें जर्नलिज्म हो यानी मीडिया हो उसके भी लोग हैं और एकेडमिया के भी लोग हैं। तो वो बहुत लीथल कॉम्बिनेशन बना हुआ है पॉलिटिक्स का, एकेडमिया का और मीडिया का, बिकॉज दे कंट्रोल द नैरेटिव। और जहाँ तक अब इस्लामिक टेररिज्म का और इस्लामिक जो टेंडेंसी है, उसमें मेरे हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर में जरूर स्थिति में इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन ये भी करीब 700 साल पुराना या 800 साल पुराना मुद्दा है, तो एक या दो दिन में जाने को नहीं है। जो बढ़ता हुआ ट्रेंड एक जो दिख रहा है और बहुत दुखद है, वो है कि ये जो इस्लामिक ग्रुप्स जो हैं, अगर आप देखेंगे तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी में आज के दिन ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं एक सेंट्रल पॉइंट से इनको निर्देश और आदेश दिए जा रहे हैं। आप ये भी देखेंगे कि इनकी तैयारियां बहुत जम करके हुई। ये 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर जो है सैकड़ों हजारों की तादाद में एकत्रित हो जाते हैं, और सिर्फ एकत्रित नहीं होते हैं, सशस्त्र एकत्रित होते हैं किसी भी बहाने से। कर्नल साहब ने बताया था, आपने भी भूमिका में बताई थी कि इनको तो बस एक बहाना चाहिए। इनके घर के सामने कोई चींटी मर जाए तो शायद उस पर भी किसी न किसी दिन ये हल्ला करना शुरू कर देंगे कि हिंदू के पैर से ये चींटी मर गई है, तो हिंदू ने जानबूझ करके जो है हमारे फ्राइडे की नमाज को नमाज को ये करने के लिए, बाधा डालने के लिए इसने किया। तो अभी फिलहाल इनकी मानसिक स्थिति ये है। और मैं मुझे उम्मीद है, मेरा गेस शायद पूरी तरह से सही निकलेगा कि बिल्कुल एक सेंट्रल कमांड जो है वहां से सारे निर्देश और आदेश प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि एक जैसा कि एक इनके विरुद्ध एक धीरे धीरे जो है अन्य लोगों में, विशेष करके जो मुस्लिम्स नहीं है और जो क्रिश्चियंस नहीं है, उनमें एक धीरे धीरे एक क्रिटिकल मास तैयार हो रहा है इनके खिलाफ। चूंकि खिलाफ में नहीं, ये ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं कि मतलब कि इनके खिलाफ स्वतः ही एक माहौल बन रहा है और मानसिकता बन रही है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, जो पिछले 3-4 दिन 5 दिन से जो वाराणसी काशी में चल रहा है, हिंदू समाज ने तो कुछ किया नहीं, लेकिन ये खुद एक्सपोज हो गए बहुत बुरी तरह से जो इन्होंने ये किया है। तो ये जो एक्सपोज हो रहे हैं खुद, बात बात पे मर्डर कर देना, बात बात पे मतलब कि अवॉइड करा देना, तो इससे क्या हो रहा है कि न चाहते हुए भी एक हिंदुओं में ये बात, एक धारणा इनके विरुद्ध बनती जा रही है। और मुझे लगता है कि शीघ्र ही एक क्रिटिकल मास हो जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको लग रहा होगा कि एक आयरनी की बात है कि एक तरफ तो कह रहा हूं कि मैं ये क्रिटिकल मास बन रहा है और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि आयरनी है। इसमें आयरनी मतलब डर जो है, मुझे ये लगता है कि अगर कहीं इन्हें ये गलतफहमी हो गई कि जिस तरह से इन्होंने अभी तक बिहेव किया है, और विशेष करके 1947 में जिस तरह से इन्होंने व्यवहार किया था, अगर कहीं गलती से कहीं से जो आदेश आ रहे हैं, निर्देश आ रहे हैं, और उस रास्ते पे अगर चले गए तो देश के लिए बहुत बड़ी समस्या और संकट, एक तरह से सिविल वार की समस्या खड़ी हो सकती है। मेरे कंक्लूजन में ये है कि सरकार जो है वो अपने हिसाब से पिछले 9 सालों में बहुत अच्छा काम कर रही है। मॉडर्नाइजेशन भी किया है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी हुआ है, इंटेलिजेंस सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। भारत ने बाहर में अपने फेवर में माहौल भी बनाया है, विशेष करके मुस्लिम कंट्रीज में, लेकिन स्थिति तो बहुत गंभीर है। राइट। तो आपने जो बात कही उसमें बहुत जो समझने लायक बात है व्यूअर्स के लिए भी, वो ये है कि जब भी कभी अननेचुरल कोई फिनोमिना बनता है
तो ऑर्गेनिक जो रिएक्शन होता है समाज में वो बनता जा रहा है। और ये जो हाँ, ये जो बहुसंख्य समाज में भी समझ लीजिए, या कि इनमें भी जो सेंसिबल जो लोग होंगे, चाहे वो एवेंजलिकल क्रिश्चियनिटी के लोग हों, चाहे वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हों, इनमें भी ये बात समझ में आएगी कि भाई अननेचुरल जो माहौल तुमने गढ़ रखा है पिछले 100 साल में, इसका फिर ऑर्गेनिकली ही कोई ना कोई इलाज भी आएगा। और जो फार्मूला आपने दिया है वो फार्मूला अब निश्चित रूप से काम करेगा। हाँ, इसमें जो खतरे आपने बताए, लेकिन ये खतरा दिखता बहुत बड़ा है, लेकिन जब वो सामने आता है तो फिर उसका इलाज जब होता है तो वो फिर सब चीजें अपने आप ही, फिर जिसको कहते हैं ना देशी भाषा में, कि मटियामेट हो जाती हैं। वो हमने पहले भी बहुत बड़ी चीजें देखी हैं और उनका इलाज भी हुआ है। चाहे वो हमने जैसे हमारे शुरुआती प्रस्तावना में भी बताया कि रजाकारों का तो बहुत बड़ा काम था उस टाइम, चाहे वो जूनागढ़ का मसला हो, चाहे रजाकारों का हैदराबाद का मसला हो, बड़ी समस्या थी, सिविल वॉर की तरफ जा सकता था मसला। लेकिन जिस तरह से वो ऑर्गेनिकली फिर चीजें दिशा में बढ़ी, तो फिर ये आपके सामने आज, और ये भी जो सिविल वॉर का डर दिखाई जाता है, और ये जो पहले जो शासन सत्ता में जो पार्टियां रही हैं, वो ये डर दिखा कर जिस तरह से समाज को एक तरह से आज तक लहूलुहान कर रखा है, नासूर दे रखे हैं, वो डर एक ना एक दिन खत्म होना चाहिए। और जब भी कभी भयानक कोई दानवाकार कोई आकृति होती है, कोई मेहमत होता है, उसके पास आप जाते हैं तो पता लगता है कि वो तो चींटी भी से भी कमजोर था, कोई था ही नहीं उसके पास, अस्तित्व भी नहीं था। तो ये भी देश की जनता को समझने की जरूरत है। अब हम एक बार कर्नल साहब को चर्चा में वापस से लाना चाहते हैं, और कर्नल साहब का जो बाकी का जो रह गया था हिस्सा वो भी कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। और कर्नल साहब को आज शायद कहीं जाना भी है, कोई आर्मी का कोई फंक्शन होने वाला है, यदि वो समय निकाल पा रहे हों। एक बार जुड़े हुए हैं कि कर्नल साहब? आज कोई आर्मी की स्पेशल ट्रेन का कुछ काम होना है, रेलवे स्टेशन पर से ट्रेन, आर्मी के लिए एक स्पेशल ट्रेन चालू हुई है, उसका हरी झंडी दिखाने का काम चल रहा है। 8:30 बजे का वो फंक्शन है, शायद निकल गए होंगे कर्नल साहब संभवतः, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम शर्मा साहब को एक बार चर्चा में लाते हैं। और शर्मा साहब, क्या पाते हैं जो दो वक्ता आपसे पहले जिस तरह की बात रख रहे हैं, उसमें आपको क्या, जैसा कि सिंह साहब ने भी इशारा किया कि ये जो माहौल चल रहा है, इसका आखिर में क्या इलाज बहुसंख्य समाज को करना होगा, किस तरह से आगे बढ़ना होगा, और ये जो आए दिन देश के अन्य तमाम हिस्सों में जिस तरह की प्रॉब्लम चल रही हैं, क्या पाते हैं आप? देखिए सुभाष जी, वैसे तो अजीत कुमार सिंह साहब ने और कर्नल साहब ने परिप्रेक्ष्य को पूरा खोल दिया है, और लोगों को पता भी है कि क्या क्या चीजें समस्याएं हैं देश के सामने। लेकिन मैं मोटे तौर पर 3-4 तरीके से समस्याओं को देखता हूँ, और इसमें सबसे बड़ी समस्या है, उसके कारण है राजनीतिक, और उनका सॉल्यूशन भी राजनीतिक ही होता है। जैसे कि आपने अभी हाल के दिनों का उदाहरण देखा, पिछले 2-4 साल का, तो आप देखिए कश्मीर से 370 धारा 370 और 35A को हटाना, ये एक राजनीतिक समस्या थी, और राजनीति से ही उसको दूर किया गया। लेकिन उसके साथ ही हमारे सामने एक विचित्र किस्म की थ्रेट खड़ी हो गई है, जो आंतरिक सुरक्षा की है, और वो थ्रेट इस तरीके की है जैसा कि 1-2 दिन की घटनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। कश्मीर में वापस से उनको कश्मीरी पंडितों को निशाने पे रखकर अटैक हो रहे हैं। ये वापस वहां की शांति को भंग करने का एक तरीका उन्होंने खोजा है। और जैसा कि सिंह साहब बोल रहे हैं कि ये एक जगह से निर्देश मिलने के बाद ये सब लोग काम करते हैं, एक्ट करते हैं, कोई ना कोई इनका सेंटर पॉइंट है। तो मेरी भी मान्यता ये है कि हो सकता है कश्मीर जैसी एक अलग समस्या, जो कि देश के एक खास हिस्से में ही है, लेकिन देश के बाकी हिस्से में उससे ही जुड़ी हुई दूसरी जो समस्या है, वो इस्लामिक कारणों, इस्लामिक धर्म के जो कारण हैं, उसमें जो विभिन्न तत्व हैं, उनकी वजह से है। तो ये एक एक का सॉल्यूशन ऐसे ही निकलने वाला है। जैसे कश्मीर में आप सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए कि वहाँ लगभग 2.5 साल से 5 अगस्त को ये हुआ था, 5 अगस्त 19 को 370 धारा हटाई गई थी। तो उसके बाद से अब तक लगभग पूरी तरीके से शांति थी। एक आध कोई छुटपुट घटनाएं जो है होती थी, जिसमें कि आतंककारी पकड़े जाते थे, कहीं छोटी मोटी घटना करते थे, और हमारे सुरक्षा बल उसको घेर घार के हाथों हाथ ही निपटारा भी कर देते थे। तो ये इस तरह की समस्याएं थी। आपको ध्यान है कि पिछले 8 महीने में 112 आतंककारी मार गिराए हैं,
112 तो इन्होंने घटनाएं भी नहीं की होंगी। तो आजकल सुरक्षा बल बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। यही आंतरिक सुरक्षा जो है हमारे यहाँ पर बड़ी समस्या है। ये राजनीतिक समस्याएं इसी ढंग से हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में गिनाई गई, जैसे कि हमारे वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर महाराष्ट्र में है, राजनीतिक घटनाएं कभी भी खड़ी हो जाती हैं और होनी वाली हैं आगे आगे और भी समस्याएं खड़ी हैं। तो यहाँ कोई भी जो ग्रुप है, चाहे वो नक्सली ग्रुप हो, चाहे वो ड्रग्स का जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, हथियारों का बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनसे जुड़े हुआ जो छुपे हुए ग्रुप हैं, उनमें आपस में दंगा होना हो या बम रख देना हो, कई तरीके की इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो ये जो इस तरह की समस्याएं हैं, इनको सरकार को राजनीतिक और अपने बल से, अपनी फोर्स से, इसको कि स्टेट का फोर्स कहा जाता है, उससे दबाना पड़ता है, क्योंकि इस तरह की समस्याओं का कोई मतलब नहीं होता किसी देश में। वो केवल आंतरिक सुरक्षा को खतरा करते हैं, समाज में विद्वेष पैदा करते हैं, खतरा करते हैं। मेरा कहना ये है कि जो इस तरह के शर्मा साहब, आपके कनेक्शन में अचानक कोई प्रॉब्लम आई है, एक बार सॉर्ट आउट कराते हैं, दोबारा आते हैं आपके पास में। अचानक से कोई प्रॉब्लम आई है, बट अदरवाइज ठीक था वो। अब हम एक बार राजीव सिंह जी को चर्चा में लाते हैं, जब तक शर्मा साहब का कनेक्शन भी ठीक हो जाएगा। फिर सिंह साहब के पास, अजीत कुमार सिंह साहब के पास 2 सवाल लेकर हम जाएंगे। ये चर्चा के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं और राजीव सिंह जी को एक बार हम चर्चा में लाना चाहते हैं। एक राउंड पूरा करा लेते हैं सबका। राजीव सिंह साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? राजीव सिंह साहब हैं क्या चर्चा? अभी तक तो जुड़े हुए थे। एक बार लाइए राजीव सिंह जी को। तो राजीव सिंह साहब सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सुभाष जी, वो मैंने बीच में एक गजट लगा रखा था, उसको हटा दिया कि पावर खत्म हो रही थी। ओके, पावर खत्म हो रही थी। राइट जी। तो मैं सिंह साहब की इन बातों को सारा तायद करता हूँ कि जो आंतरिक सुरक्षा है, उसके मुख्य कारणों में और जो तत्व गिनाए गए हैं, उसमें एक तत्व है जो कि हमारी सांस्कृतिक और सभ्यता से जुड़ी हुई चीजों का बार बार उभर के आना। जैसे कि अभी मंदिरों का इशू उठा है कई सारी जगह पर। ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा कभी भी गर्म हो सकता है, उतना ही गर्म हो सकता है जितना कि अयोध्या में राम मंदिर का इशू गर्म हुआ था और उसके ऊपर जो देश भर में बवाल मचा था। ये अभी भी हो सकता है। और जैसा कि सिंह साहब बता रहे हैं कि पूरे देश में इस तरीके का माहौल है, एक जगह से कंट्रोल होते हैं और बहुत उग्र होकर सामने आते हैं। एक आप अतिक्रमण हटाने जाओ किसी ऐसे मोहल्ले में, तो वहां भी आफत खड़ी हो जाती है, समझिए शहर में। हालांकि कोई ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन तनाव इतना पैदा हो जाता है कि अच्छे खासे सीधे बाकी जो लोग घरों में रहते हैं उनके सामने ये डर लगने लगता है, पता नहीं कब क्या होगा। ये आंतरिक सुरक्षा इस तरीके से ऑपरेट करती है। और बाकी जो बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि सिंह साहब ने भी गिनाए, कर्नल साहब भी गिना कर गए हैं, ये सारे तो है ही हमारे यहाँ पर। तो इन सब से निपटने का ही एक बड़ी समस्या सरकारों, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार इनके सामने होती है। और जब भी ऐसे मुद्दे होते हैं, अपन देखते हैं कि कैसे उनका इंतजाम होता है। लेकिन जिस तरीके से देश अब इनसे निपटने की तैयारी में लगा हुआ है और बहुत सारी पुरानी समस्याओं को, पुराने अनुभवों को काम में लेकर उन्होंने जो तैयारी की है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का, मतलब जिसको कहना चाहिए होम डिपार्टमेंट हमारा यहाँ, होम मिनिस्ट्री हमारे यहाँ जो काम कर रही है, उसके हिसाब से जो स्ट्रॉन्गनेस आई है सामने, उससे बहुत सारी समस्याएं अब उठती ही नहीं है डर के मारे। ये देख लीजिए। राइट, ओके। तो नेक्स्ट राउंड में आते हैं आपके पास और सिंह साहब को एक बार, अजीत कुमार सिंह साहब को चर्चा में वापस लाते हैं। सिंह साहब, जैसा हिस्ट्री को यदि हम पढ़ते हैं ठीक से, तो ये खुले तौर पर लग रहा है ऐसा, इसमें कोई अब शक कोई रह नहीं गया है। यदि कोई हिस्ट्री को ठीक से पढ़ ले तो विदाउट एनी प्री कंसीव नोशन और विदाउट मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट फिलोसॉफी, ये यदि हम देखते हैं तो केवल हमारे देश में समस्या की जड़ में
यदि हम देखेंगे तो ये मजहब का मसला ज्यादा दिखाई देता है हर समस्या को उभारने राजीव में। जी आ गए हैं, राजीव जी आ गए हैं। राजीव जी क्या राजीव सुन जी पा आ रहे गए हैं? हैं। राजीव जी सुन पा रहे हैं? नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी सी बढ़ाइए, आप वॉल्यूम बढ़ाइए, आपकी आवाज तो आ रही है जी, थोड़ा तेज बोल लीजिए। हाँ, थोड़ा तेज बोल लीजिए। अभी आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ बिल्कुल रही है? लाउड एंड क्लियर। आ रही है। जी जी। जी, आप चर्चा सुन पा रहे थे क्या अब तक की? हाँ, मैं कई बार नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, पर मैं सुन पा रहा हूँ। मैं सिंह साहब, शर्मा साहब सबको सुना मैंने। ओके, तो पहले तो आप अपना जो पर्सपेक्टिव है आज के सब्जेक्ट को लेकर, जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें किस तरह की थ्रेट आपको लगती है, किस तरह की चीज आपको दिखाई दे रही है? पहले तो मैं कहूंगा आज का जो समय है वो काफी चुनौतीपूर्ण है देश के लिए। और अगर सरकार को समय रहते हुए इस पे कोई ठोस कदम लेना चाहिए, नहीं तो आगे मैं तो ये शब्द का यूज करूंगा कि आगे मैं तो अगले कुछ वर्षों में सिविल वार का मैं देख रहा हूं मैं, क्योंकि सरकार ने अगर अभी सख्ती से कदम नहीं लिया तो आगे आने वाले समय हिंदुस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक समय है। जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे श्रीलंका में देखा होगा लिट्टी की समस्या कितनी भयंकर समस्या थी। सरकार के मनोबल से वहां पे उन्होंने इसको खत्म किया। इसी टाइप का कोई ठोस कदम लेना पड़ेगा क्योंकि आंधी आप देख रहे हैं कि जैसे कल ही हत्या हुई कश्मीरी पंडित को, बेचारे निर्दोष को मार दिया गया। तो ये सब साजिश है। मैं सुन रहा था सिंह साहब को, कर्नल साहब को, शर्मा साहब को, ये बिल्कुल सही बात है कि ये साजिश है हमारे भाईचारे को, सौहार्दपूर्ण को। और ये कहीं हम सब जानते हैं कि ये कहाँ से डील हो रहा है। ये पाकिस्तान से डील हो रहा है, दुबई से बहुत सारी फंडिंग हो रही है। इसका जो मैं जो वजह जो मान रहा हूँ कि इसका जो मेन समाधान है, सरकार को सख्त से सख्त कदम लेना पड़ेगा। क्योंकि विपक्ष को भी, और ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये सिर्फ इसमें जितने विपक्षी पार्टियां हैं, जो हम इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, पत्रकार हैं, सबको इस विषय पे एक आगे आपस में चर्चा करनी पड़ेगी, इसका समाधान निकालना पड़ेगा। नहीं तो मैं तो भविष्य अच्छा नहीं देख रहा हूँ। क्योंकि हम देखिए आधी से ज्यादा हमने फौज लगा रखी है जम्मू कश्मीर में। अभी मैं कुछ दिन पिछले साल ही मैं 12 दिन जम्मू कश्मीर में रह के आया, तो मैंने ये नोटिस किया, वहाँ के आम लोगों से मैं मिला, लोकल यूथ से मिला, मैं, वो सभी खुश हैं। 370 हटने से वो सब खुश हैं। लेकिन उनको जो चंद लोग जो ऊपर से जो है, जो नहीं चाहते हैं कि 370 हटे, जो नहीं चाहते हैं कि उनका जो एजेंडा है वो खत्म हो, तो वो बिल्कुल ये प्रयास कर रहे हैं कि निहत्थों को मार के, आम लोगों को मार के इसमें बिगाड़ा जाए। क्योंकि आम जो वहाँ के, मैंने कई लोगों से मिला, मैं 12 दिन रहा, मैं वहाँ सुरक्षा बलों से मिला, आम लोगों से मिला, तो उन्होंने सब कहा कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ, ये होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार को भी थोड़ा समय देना चाहिए और आम लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, लेकिन सख्ती बरतनी पड़ेगी और इसमें सबको साथ देना पड़ेगा। जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग है, इस पे हम क्यों नहीं कर सकते, इस पे हम बैन क्यों नहीं लगा सकते हैं? कहीं से बताइए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, कभी भी वहां पत्थरबाजी हो जाती है, कभी भी वहां विरोध हो जाता है। क्या हो क्या रहा है देश में? ये कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी है ये। आप देखिए दिल्ली है, अगर देश का अगर राष्ट्रीय राजधानी सुरक्षित नहीं है और देश को हम दूसरे शहरों में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो सबसे बात है कि आपको सख्ती बरतनी पड़ेगी, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे वो नक्सल का मामला हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का मामला हो। बिना सख्ती बरते इस पे हम समाधान नहीं कर सकते हैं। राइट, सख्ती के साथ मुझे लगता है एक डिस्कोर्स शुरू करने की जरूरत है, एक एकेडमिक चीज को भी लाने की जरूरत है, और जो टूल्स होते हैं इस तरह की चीज को फैलाने के लिए या इस तरह की चीज का इलाज करने के लिए, उसके टूल्स जो हैं वो प्रॉपर्ली इस्तेमाल होने चाहिए। यह आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया। और अब हम अजीत कुमार सिंह साहब के पास चलते हैं। जैसा राजीव सिंह जी ने भी वो जो बात है जिसका बेसिस हम रख रहे थे आपके सामने, और ये भी जैसे रेड कॉरिडोर के लिए आपने अपनी पिछली वक्तव्य में बताया कि रेड कॉरिडोर में जिस तरह की बात है, लेकिन सिंह साहब आप भी जानते हैं कि रेड कॉरिडोर जो है उसका कोई फंडामेंटल बेसिस नहीं है। ये एक आर्टिफिशियल एक आइडियोलॉजी की वजह से बनाया गया था, और इसके पीछे भी यदि हम रूट्स की तरफ जाएंगे तो ये पाकिस्तान की तरफ से ही चाइना होकर और फिर इनको पैसा वैसा मिलने का काम शुरू हुआ था। और यदि हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे व्यूअर्स को भी ये बात बहुत अच्छे तरह से समझ लेने की जरूरत है कि चाइना की तरह का मसला पाकिस्तान का नहीं है। चाइना अपना बाउंड्री बढ़ाने का युद्ध जरूर कर सकता है, लेकिन चाइना की कोई और फंडामेंटल कोई उस तरह की बीमारी नहीं है उसके मन में। लेकिन पाकिस्तान एक देश की तरह से हमारे साथ दुश्मनी नहीं रखता है, उसके पीछे एक मजहब की कट्टरता छुपी हुई है, वो कारण है। देश की तरह यदि लड़ाई लड़ना चाहता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आमने सामने सेनाओं की लड़ाई हो जाएगी, फैसला हो जाएगा। लेकिन ये जो मजहब बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आए दिन हमारे यहां पर जो स्लीपर सेल्स हैं उनको भी फिर वो एक्टिव करे रखता है। तो आपसे सिंह साहब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जब हमारे को प्रॉब्लम पता है, और खालिस्तान का भी अब इन दिनों गाय बगाए नाम आ ही रहा है, और पॉलिटिकल पार्टी का भी एक सहारा उसको मिलता जा रहा है जैसा कि सुनने में आ रहा है, यदि ये सच है तो फिर इसका इलाज है।
और दूसरा, इसी राउंड में हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो सिक्खी है, जो हमारा गुरुओं का जो चलाया हुआ एक पंथ है, उसको लेकर जिस तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी ने या एवेंजलिकल्स ने या वेस्टर्न पावर्स ने एक नया सिद्धांत गढ़ने की कोशिश की, क्या भारत की सरकार को, भारत के लोगों को उस सिद्धांत को वापस से रिवर्स करने की जरूरत है या नहीं है? जी सिंह साहब। आपने जो अपनी टिप्पणी दी है उस पर मैं थोड़ी सी उस पर टिप्पणी करना चाहूँगा। आपने बताया कि चाइना की प्रॉब्लम जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से वो उतनी सीरियस नहीं है जितनी कि पाकिस्तान के है जी। मैं थोड़ा सा इससे असहमत हूँ। कारण क्या है कि अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जो एकेडमिया है और मीडिया है प्राइमरली 3-4 सेंटर से कंट्रोल होती है। एक तो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज से, जहाँ तक एकेडमिया का सवाल है, एक तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी से है, दूसरा जो यूके में यूनिवर्सिटीज़ हैं, फ्रांस में हैं और ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ एकेडमिया जो है, पूरे वर्ल्ड की एकेडमिया, ये 4-5 जो कंट्रीज हैं वहीं से कंट्रोल होती है और सारा नैरेटिव वहीं से बनता है। अगर आप देखेंगे, थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज की डेट में चाइना जो है इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में सबसे ज़्यादा फंडिंग कर रहा है, राइट। तो ये अपना गेम जो है अपने हिसाब से एकेडमिया को कंट्रोल करके कर रहा है। उसी तरह से आप मीडिया का उठा करके देख लें। अगर पिछले करीब 2-3 महीने पहले की बात है, एक डिटेल्स आया था कि न्यूयॉर्क टाइम्स को, वाशिंगटन पोस्ट को और द गार्जियन जो है यहाँ आपके यूके का, इनमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो चाइना दे रहा है। उसी तरह से जो पाकिस्तान की बात है कि पाकिस्तान ही सिर्फ अपना दुश्मन है, इसको भी मैं नहीं मानता कि क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा बेवकूफ़ है। ओके ये ओपनली कहते रहता है, फाइन, कोई कारण है, शुरू से कारण है, इसका एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है इनकी। लेकिन पाकिस्तान जो है यूएस में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, फ्रांस में जो भी एंटी इंडिया जो माहौल बन रहा है या बनाने की कोशिश की जा रही है, विशेषकर एंटी हिंदू को प्लेटफॉर्म बना करके, हिंदूफोबिया को प्लेटफॉर्म बना करके जो एंटी इंडिया बनाया जा रहा है, तो उसमें पाकिस्तान जो है काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। जो बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं, खास करके एनजीओज हैं और सो कॉल्ड आपके सिविल राइट्स बॉडीज वगैरह हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की अच्छी खासी घुसपैठ है। मेरी तो टिप्पणी यही थी कि चाइना पाकिस्तान के अलावा जो है आज की डेट में, देखिए मैं भूल गया उसको, मैं सोचता था कि आपको मैं भेज दिया रहता। एक मेरे मित्र ने अमेरिका में जो है, उन्होंने एक भेजा है कि एंटी इंडिया का नेटवर्क कैसा है पूरा का पूरा, मैं भूल गया आज लाने के लिए। और उसमें बिल्कुल बताया गया है कि यूएस में कौन कौन सी एजेंसीज हैं, यूके में कौन कौन सी हैं, फ्रांस में कौन कौन सी और इंडिया में कौन कौन सी है। अब एजेंसी का आप देखिए, एक लेटेस्ट मैं बताता हूँ इनकी चाल क्या ये चलने जा रहे हैं, अब मटेरियलाइज होता है या नहीं। आपने एक नाम सुना होगा, ये मध्य प्रदेश काडर के एक आईएएस ऑफिसर थे, हर्ष मंदर, जो क्रिप्टो क्रिश्चियन है असल, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है जो कि अब मनमोहन सिंह के पीरियड में जो कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनी थी उसके ये मेंबर थे। और एक जो रिलीजियस बिल लाया जा रहा था, रॉयट्स एंड रिलीजियस बिल, जिसमें कि ये हो रहा था कि चाहे रॉयट कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जिसकी पहली जिम्मेवारी मानी जाएगी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, हिंदुओं के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल। जी ये काम करते हैं साहब जॉर्ज सोरस करके एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, धनाढ्य बिजनेसमैन है, उनके लिए काम करते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि मनमोहन सिंह की पुत्री भी उनके लिए काम करती है, जॉर्ज सोरस साहब के लिए। और
ये जॉर्ज सोरोस साहब, अगर आपको याद होगा तो अभी जो शाहीन बाग में जो हुआ था सीए के खिलाफ, तो उन्होंने वहां पे एक भाषण दिया था और ये कहा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को चलो मानते तो हैं, लेकिन समस्या का समाधान तो सड़कों पर ही उतर करके होगा। आपको ताज्जुब होगा कि ही इज बीइंग नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट फॉर नोबेल प्राइज। ये ग्रुप देखिए, मतलब कॉकस जो है, इंटरनेशनल कॉकस, कितना स्ट्रांग है एंटी इंडिया। और आपको ताज्जुब होगा कि भारतवर्ष के दो जो अच्छे लोग थे जिन्होंने शांति के लिए बहुत अच्छा काम किया, एक श्री अरविंदो जी थे, उन्हें 2 बार नॉमिनेट किया गया था शांति नोबेल प्राइज के लिए, और महात्मा गांधी को भी याद होगा, उन्हें 4 या 5 बार किया गया था नॉमिनेट, तो उन्हें तो आज तक नहीं मिला। लेकिन मुझे शक है कि शायद ये हर्षमंदर को मिल जाए। मैं सिर्फ ये पॉइंट ड्राइव करना चाह रहा था कि ये बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंटरनेशनल कॉकस फिलहाल इंडिया के खिलाफ बना हुआ है और हमें उसके लिए तैयारी करनी जरूरी है। राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक चीज हम आपसे और जानना चाहते हैं, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की जो बारीकियां हैं उनसे आप वाकिफ हैं। ये जिस तरह के नैरेटिव गढ़े जाते हैं उसको लेकर एक काउंटर नैरेटिव जो हमें, हमारे देश की जनता को अब जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि खास तौर पर हमें काम करने की जरूरत है। जो गलत हिस्ट्री लिखी गई है और इस हिस्ट्री की वजह से बहुत सारे वर्ग जो हैं वो आपस में वर्ग संघर्ष की उसमें आ गए हैं स्थिति में। उसका जो इलाज है वो केवल हिस्ट्री से, मुद्रित सामग्री से ही हो सकता है। प्रिंटेड जो मटेरियल होता है उससे एक आदमी ये मान के चलता है कि वो सच्चाई है, उसके ऊपर वो शर्त लगा लेता है, उसके ऊपर वो जान। मैं बताता हूं जी जी। देखिए, अब इसमें क्या, मैं 1-2 उदाहरण दूंगा आपका। अगर आप देखें तो पिछले 5-6 साल में कुछ नई नई किताबें आ गई हैं और कुछ नए नए वक्ता भी आ गए हैं, जैसे कुलश्रेष्ठ जी हैं, उपाध्याय जी हैं, वगैरह वगैरह। तो ये तो वक्ता हैं जो कि मतलब कि पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं और आप देखें कि इनका कितना विरोध हो रहा है, लेकिन ये लोग बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल डटे हुए हैं। तो आपकी ख्वाहिश एक तो ये लोग पूरी कर रहे हैं, दूसरी आप देखें अभी करीब 7-8 महीने पहले एक किताब छपी थी, आई है, विक्रम संपत जी की। ये किताब वीर सावरकर जी के ऊपर है। yes. आप देखें कि पूरी एकेडमिया यूएसए की और यूके की इसके खिलाफ, इंडिया में तो इन्होंने चलाया ही उसके खिलाफ पूरा का पूरा अभियान और कैंपेन जबरदस्त। और उस लेडी का नाम मैं भूल रहा हूँ, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाती है, तुषे करके है वो। तो वो पूरे वर्ल्ड में इस अभियान को लीड कर रही है। और यहां तक ये लोग चले गए साहब कि ये जो ट्विटर वगैरह होता है, सोशल मीडिया, इस पे खूब लिखा इन्होंने, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पे खूब लिखा इन्होंने। वाशिंगटन पोस्ट हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह हो गए, जो वेस्टर्न जो टेलीविजन चैनल्स हैं, ओके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पे कई प्रोग्राम चले हैं, सैकड़ों प्रोग्राम चले हैं। और इन्होंने ये इस हद तक गए कि इन्होंने जो ब्रिटिश रॉयल, ये जो रॉयल हिस्ट्री सोसाइटी है यूके की, जिसके कि संपत जी सदस्य हैं, उनको भी इन्होंने लिखा, क्या लिखा साहब, कि विक्रम संपत ने अपनी पुस्तक में जो है काफी प्लेगरिज्म किया है। तो इस तरह से विक्रम संपत जी को इन्होंने काफी बदनाम किया। अंततः विक्रम संपत जी दिल्ली हाई कोर्ट गए और वहां पे इनके फेवर में डिसीजन हुआ है। ये डिफेमेशन में गए हैं, तो फर्स्ट राउंड में ये डिसीजन हुआ है कि जितने ये सोशल मीडिया वगैरह हैं और ये उनको पुल डाउन किया जाए, उस पर जो भी टिप्पणियां आज तक आई हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको पुल डाउन किया जाए। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो भी रिकॉर्डिंग हुई है, पहले से हुई है, कम से कम इंडिया में, उसको कभी भी प्रदर्शित नहीं किया जाए। तो देखिए, एक तो ये संपत जी हैं, विक्रम संपत जी, इसी तरह अभी बस इंतजार कीजिए, अगले 5-6 महीने में कुछ अच्छी अच्छी किताबें आने वाली हैं। तो आपने बिल्कुल सही बनाया है कि जो पब्लिक ओपिनियन जो है उसको एकेडमिया बनाएगी, एक, दूसरा आप जैसे जर्नलिस्ट है, मीडिया है, वो बनाएगी,
तीसरा जो पब्लिक फिगर्स हैं, स्पीकर्स हैं, जैसे कि अपने मैंने एक नाम बताया था आपको, कुलश्रेष्ठ जी का, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। नेतागण है जैसे कि अपने केरला के प्रेसिडेंट साहब हुए। लेकिन इन सब के ऊपर भी एक बहुत आवश्यक है जो कि स्टेट का पावर होता है, स्टेट जिसे बोलते हैं हम। अब हमें ये बताइए साहब कि यूपी में क्यों ऐसा हुआ कि 60-70 हजार लाउड स्पीकर बंद हो गए और चूं तक नहीं हुई? तो इट हैज टू बी ए कॉम्बिनेशन। अल्टीमेटली स्टेट की जिम्मेदारी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। स्टेट, एकेडमिया, मीडिया एंड लाइक पब्लिक फिगर्स एंड पॉलिटिशियंस। तो मेरे हिसाब से अपन थोड़ा सही दिशा में चल पड़े हैं, हम चल पड़े हैं। ठीक बात है। तो आपकी बातचीत से हमारे व्यूअर्स को एक बात हम जो निकल कर आई है, छन कर आई है, जो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर खास तौर पर काम कर सकती है ये चीज। इसमें दो तरह के हथियार जो देश की सुरक्षा के लिए माने जाते हैं। इसमें एक तो है जो कन्वेंशनल वॉर के लिए या कि जो वॉरफेयर के लिए जो हथियार हुआ करते हैं, जिसमें गोला बारूद की बात आ जाती है, टैंकर्स की बात आ जाती है, हवाई जहाजों की बात आ जाती है, लड़ाकू फाइटर विमान की बात, जेट्स की बात आ जाती है। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण हथियार हो सकता है, जो कि इस तरह के नैरेटिव से इस तरह के युद्ध में काम आ सकता है, वो प्रिंटिंग मटेरियल हो सकता है, जिससे कि हमारे ऊपर इतने घाव लगे हुए हैं। वो उसका कारण भी वही बना था कि ब्रिटिश जो थे वो प्रिंटिंग मटेरियल के ऊपर उनकी हेजेमनी थी, और उन्होंने जो कुछ छाप दिया वो हमारे देश की जनता ने मान लिया। और मानने के लिए हमारे पास ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि ऐसी ऐसी सामग्री छाप दी गई कि दलितों को घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं था। ये कहां लिखा हुआ था? कहीं था नहीं। लेकिन जब बहुसंख्य समाज में कुछ एलिमेंट्स को यह पता लगा कि ऐसा होता था, तो फिर उन्होंने भी बंदर की तरह वो काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह के अनेकों उदाहरण हम दे सकते हैं जिसमें कि प्रिंटिंग मटेरियल ने बहुत डिस्ट्रक्शन का काम किया है, और इसको काउंटर करने के लिए हम विदेशों से बहुत हाई जो विकसित देशों से बड़े बड़े हथियार खरीद रहे हैं, उनके साथ ही ये भी हथियार हमको काम में लेना चाहिए। जी सिंह से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कंप्लीट कर लीजिए। जी, ये जो अभी तक जो नैरेटिव यहाँ के बन रहे थे 1947 के पहले और उसके बाद से कंटिन्यूअस एकेडमिया और जो पब्लिक ओपिनियन का ये नैरेटिव जो है कंट्रोल किया जा रहा था, ये जो कि मार्क्सिस्ट है, सो कॉल्ड लिबरल्स, इनके कंट्रोल में था पूरा का पूरा। फॉर्चुनेट बात यह है कि पिछले 5-6-7 सालों में इनके विरुद्ध एक काउंटर ग्रुप जो है, जिसमें हम लोग हैं, जैसे जेएनयू के हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग भी इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं इन बातों को। तो एक अच्छा खासा काउंटर नैरेटिव हमने तैयार कर लिया है। इतना तैयार कर लिया है कि करीब करीब ये जैसे चूहा बिल के अंदर घुस जाता है, तो ऑलमोस्ट ये फिलहाल चूहों की तरह बिल में घुसे हुए हैं। आप देखिए कि अब सीताराम येचुरी हुए, या जो कई जो कि आपके बड़े ये लिबरल्स वगैरह आकर के रोज टीवी पे बकवास किया करते थे किसी भी इशू पे, आप देखेंगे कि पिछले 5-6 महीने से इनकी हिम्मत ज्यादा हो नहीं रही बोलने की। तो हम लोगों ने भी मतलब कि एक अच्छा खासा काउंटर, अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये एक ईद के दिन की बात है। हमारे आईएएस का एक सोशल मीडिया ग्रुप बना हुआ है, तो उसके एक दिन पहले शाम को किसी ने डाला कि चांद मुबारक। तो मैंने सुबह में पूछा कि भाई ये चांद जो है अपने ग्रुप में कौन है, किसका नाम है चांद? मैंने मजाक में पूछा। तो साहब वहां से जो कि वही जो लोग हैं सो कॉल्ड लिबरल जो एक हैं ग्रुप में, उन्होंने शुरू कर दिया गंगा जमुनी तहजीब एंड ऑल दैट। ठीक है साहब, मैं चुप रहा। तो एक मेरे मित्र ने लिखा, वही लिबरल ने, कि यार आप तो सोशियोलॉजी के टॉपर रहे हो जेएनयू के, और आपको आपको भारत के फेस्टिवल्स के बारे में पता नहीं है। मैंने कहा सुनो, भारत के फेस्टिवल्स के बारे में तो जरूर पता है, लेकिन उनके रिचुअल्स के बारे में पता नहीं है। और अगर तुम्हें भारत के बारे, मैं जानबूझ के डिले कर गया था रिस्पॉन्स देना। आई वेटेड टिल अबाउट 12 o'clock, बात हुई थी 8 बजे मैंने डाला था, और ये सोशियोलॉजी वाला उन्होंने पूछा था मेरे से, मैं जानबूझ के डिले किया 12 बजे के आसपास तक। फिर मैंने उनको जवाब दिया कि क्या तुम्हें पता है कि आज अक्षय तृतीया है और आज परशुराम जयंती है? ये है क्या तुम्हें पता? तो वहां से साहब इन्होंने शुरू किया गंगा जमुनी तहजीब, और एक उन्होंने तस्वीर डाली, पेंटिंग, मुगल पेंटिंग डाली, जिसमें कि ये दिखाया जा रहा था कृष्ण भगवान जो है अपनी गोपियों के साथ चांद देख रहे हैं, ईद की चांद। हमने कहा कि भैया ये बताओ मेरे को कि कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ था? करीब 5-5,500 ईसा पूर्व।
और ये ईद कब से तुमने मनाना शुरू किया, ये बताना जरा मेरे को। तो कृष्ण भगवान कैसे ईद मना रहे थे? चलो कोई बात नहीं, आपने ये दिखा दिया, लेकिन क्या अभी कभी आपने वो पेंटिंग, उस पेंटिंग की बुराई की जिसमें एमएफ हुसैन ने ये दिखाया था कि हनुमान जी जो हैं वो दुर्गा जी को सोडोमाइज कर रहे हैं? तो इससे साफ बात आगे बढ़ी उस दिन, और उसके बाद साहब उनमें से, हमारे ग्रुप में से ये जो कि लिबरल्स हैं, ये 25-30 जो है छोड़ के चले गए। तो हम लोग काउंटर कर रहे हैं बढ़िया से। नहीं, आपने बात सही उठाई है। और ये जो जी जगदीश में हो रहा है सिंह साहब, ये सारे ग्रुपों में हो रहा है। ये हर ग्रुप में इस तरह का ग्रुप खड़ा हो गया है। हमारे जर्नलिस्टों के भी 2-3 ग्रुप चलते हैं, उनमें भी ये इस तरह का ग्रुप खड़ा हो गया है जो बराबर से जवाब देते हैं और बराबर से काउंटर करते हैं, दूसरी बड़ी बात रख के काउंटर करते हैं। जैसे आपने उदाहरण दिया ना कि ईद की बधाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि परशुराम जयंती भी है और आज अक्षय तृतीया है। ये बताते हुए तो इस बार बहुत बहस चली है, बाकी ग्रुपों में भी चली है इस तरह की बहस। तो ये काउंटर करने का जो तरीका है, या जो लेकिन ये जरूर है कि ये जो लेफ्ट की तरफ जाने वाले ग्रुप है, ये सारे के सारे एक आध जगह से रेगुलेट होते हैं, जिनको मैं मानता हूँ रेगुलेट होना, ये रेगुलेट होते हैं। और हमारे यहाँ पर जो नरेशन डेवलप हो रहा है उसमें अभी तक इस तरह की कोई चीज नहीं है। इंडिविजुअल्स हैं जो अपने अपने ढंग से जवाब देते हैं, तो लेकिन एक कोई ढंग की चीज है या कोई एक नरेशन तैयार हो रहा है या परसेप्शन बन रहा है तो उसको आगे बढ़ाया जाए, ये इस तरह की चीजें हमारे यहाँ नहीं हो पाती। और उसकी वजह से ये हो रहा है कि समाज में कई तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट भी होती हैं। देखिए, आज मैं 2-3 दिन से पिछले देख रहा हूँ कि वाराणसी वाला मुद्दा, ताजमहल वाला मुद्दा और ये कुतुब मीनार वाले मुद्दे, इसमें तरह तरह की बहसें चल रही हैं, बहुत तरीके की बहसें हो रही हैं। लेकिन इन बहसों में कोई भी आदमी जब भी कोई तथ्य लेकर आता है तो सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि तथ्य के बिना बहस जो हो रही है, जो सत्य के साथ साथ जुड़ नहीं रही है। कल एक सज्जन जो है इस तरह की बहस में बोले कि जो ये मस्जिद है हमारे वाराणसी वाली ज्ञानवापी, ये तो हिंदुओं की बनाई हुई है और जहांगीर को उसको जो है उसमें औरंगजेब के सम्मान में बनाई गई थी। दूसरे ने पूछा कि औरंगजेब वाकई ऐसे आदमी थे क्या कि उनके सम्मान में हिंदू मस्जिद बना के देंगे? मस्जिद बना के देंगे। हाँ, तो तब वो चुप हो गए। ये इस तरह की काउंटर करने के लिए पहले ये काउंटर नहीं हो पाता था। अब तो हमारे साधु संत जो है ना, वो गेरुआ वस्त्र पहनकर टीवी पे बैठे होते हैं, आप देखिए उनका जलवा। ये सही कह रहे हैं। ये सही पहले नहीं होता था। नहीं, बदलाव तो है, बदलाव है, इसमें कोई शक नहीं, और ये बदलाव और तेज होना चाहिए। छोटे चैनल है, हिंदी के जो टीवी के छोटे चैनल है, उन पर जो है शाम को 4-5 बजे से ही बहस शुरू हो जाती है। आप देखिए उनके ऊपर किस तरीके का नरेशन चलता है, किस तरीके की बात चलती है, और उसमें भगवत हरि भी जो है किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, क्या जवाब देते हैं वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बात तो अब बदल रहा है, बात में माहौल बदल रहा है। बात तो इतनी बातचीत हुई है, उसमें एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ। हमारे यहाँ नैरेटिव बनाने में एक रूरल एरिया का भी एक वो है, चैनल चलता है, जिसको मैं कहना चाहूंगा वो ये है, वो एक पंडित लोग जो कथावाचक है, जो उपदेशक है, जो धार्मिक उपदेशक है, कथावाचक है, और ये लोग जो गांव में जाकर कथाएं देते हैं, उपदेश देते हैं, इसका बड़ा जबरदस्त प्रभाव जो है गांव में होता है। और ये शहरी जो तथाकथित बुद्धिजीवी है उनसे कम नहीं है सर। ये हाँ, बड़ी मशीनरी है, बड़ी मशीनरी है। और इसका इतिहास भी है, इसका इतिहास भी है कि तुलसीदास जी तो अकेले ही व्यक्ति थे जिन्होंने रामलीला कर करके गांव गांव में, एक उस समय जबकि परतंत्र थे हम लोग और एक मुगल सत्ता थी, इसके बावजूद रामचरितमानस के चौपाइयां गा गा कर गांव गांव में रामलीलाएं कराई और कितना बड़ा माहौल खड़ा कर दिया। और आज भी जैसे सिंह साहब ने भी इशारा किया कि चांद मुबारक, अब हमारी होली आती है, यही जो पढ़े लिखे जो लिबरल्स हैं या कम्युनिस्ट हैं, ये क्या लिखते हैं? रंग मुबारक। अरे भाई, होली 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 लिखिए आप, रंग मुबारक का क्या मतलब है? ये रंग मुबारक नया फिनोमिना है। दूसरा, अभी सिंह साहब से हम कंक्लूड भी करा रहे हैं,
सिंह साहब, बात जैसे शर्मा साहब ने भी कही है कि ठीक है, अपने अपने हिसाब से लोग लगे हुए हैं, अपने अपने संसाधन से लोग लगे हुए हैं, और भारत माता को जो चाहने वाले लोग हैं, जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन राज सत्ता का जो संरक्षण होना चाहिए, जो स्टेट की असिस्टेंस होनी चाहिए, जो स्टेट की एड मिलनी चाहिए, जिससे कि अभी जिस तरह का फिनोमिना आपने भी इशारा किया, शर्मा साहब ने भी इशारा किया कि अकेडमिया के ऊपर जिस तरह की पावर सेंटर बना रखी है, पैसे का भी बहुत ज्यादा फ्लो है, इसका काउंटर किस तरह से किया जाएगा? क्योंकि इंडिविजुअल एफर्ट्स जो हैं वो ज्यादा दिन तक काम नहीं आते हैं। जी सिंह साहब। जी, इसका काउंटर शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है। अगर आप देखें, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है और जो सिलेबस, आप एक बार जरा इंटरनेट पे निकाल करके देखिएगा, बीए के सिलेबस, हिस्ट्री के और एमए के, तो एक आपको आइडिया हो जाएगा। इसी संदर्भ में एक जो मैं सोचता हूँ काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है कि कई स्टेट्स जो हैं वो विद्यालयों में शुरू के कक्षा में ही वो अब भगवत गीता पढ़ाने जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है। क्या जो मैं सोच रहा हूँ एज ए स्ट्रैटेजिस्ट, इसका ये लोग विरोध करेंगे, आप देखिएगा। तो इसमें मेरा काउंटर ये है कि कुरान भी पढ़ा दो भाई, बच्चों को कुरान भी पढ़ा दो कि कुरान क्या कहता है। उनकी जो ये 25, 26, 27 जो आयतें हैं उनको पढ़ा दो, तो इनका परमानेंट इलाज हो जाएगा फिर इस्लामिस्ट का। तो ये एक दूसरा अच्छा डेवलप, पहला जो है यूजीसी ने अपना ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो, और दूसरा जो ये चल रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन के लेवल पे ही भगवत गीता को इंट्रोड्यूस किया जाए, तो इसका लॉन्ग टर्म में अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जी, तो बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को रखा है। जगदीश जी, कोई बात आप कहना चाह रहे थे? भी कुछ बात निकली आपके मुंह से? नहीं, मैं ये सारी बात अपनी थोड़ी सी लास्टली जाकर जो है थोड़ी डाइवर्ट हो गई और वो कुछ एकेडमिक्स और इस पर आ गई। जब हम देश की आंतरिक सुरक्षा में इसको देखते हैं, आंतरिक सुरक्षा को इस दृष्टि से देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि बहुत सारे फ्रंट पे बहुत अच्छा काम होने लगा है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है, जो राजनीतिक और सोशल कल्चरल कारणों से डेवलप होती हैं, उनका काउंटर जो है वो समाज से ही मिलता है। उसमें सरकारों का रोल ज्यादा बन नहीं पाता, वो समाज से मिलता है। और अगर समाज में एजुकेशन बेटर किस्म की होगी, बेटर परसेप्शन बनेंगे, बेटर नरेशन होंगे, तो वो जो है नैरेटिव अगर बेटर बनेगा, तो देखिए अपने आप ही बहुत सारी चीजों के समाधान निकल जाएगा। तो मैं मानता हूँ ऐसी अगर चीजों को और बढ़ाया जाए देश में, तो वो हमारी आंतरिक सुरक्षा बिल्कुल सही कह रहे हैं और ज्यादा और असल में आंतरिक सुरक्षा का मसला है कि हर चीज को हम जोड़कर रखें कि कहीं से भी कोई डेंट ना कर पाए। और जैसा कि सिंह साहब ने इशारा किया कि वो कुरान वाला जो मसला है, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 1000 साल से जो चुनौती हमारे सामने खड़ी हुई है, उसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। हमें पता ही नहीं कि उनकी अंदरूनी फिलोसफी क्या है, अंदर से उनका क्या जो एक मैनरिज्म है वो किस तरह से काम करता है। क्योंकि मदरसों में जो अनिवार्य शिक्षा है, चाहे आप पाकिस्तान चले जाइए, चाहे इंग्लैंड चले जाइए, कनाडा चले जाइए, यूके कहीं चले जाइए, मुस्लिम यदि होगा तो 2 घंटे कम से कम वो अपनी जो रिलीजियस बुक्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वो उनको पढ़ना अनिवार्य है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। तो एक तो हम हमारे रिलीजन को भी पढ़वाएं, और दूसरा जो काउंटर आपके सामने खड़ा है उसको भी पढ़ाएं। जैसा कि सिंह साहब ने इशारा किया, यदि ऐसा हो जाता है तो फिर सारी चीजें क्लियर होने लग जाएंगी और सबको ये पता लग जाएगा कि भाई इसमें असलियत छुपा हुआ क्या मसला है। क्योंकि जो आदमी भी इसको समझ लेगा, वो ये भी समझ लेगा कि कितनी नफरत के बीज इसमें बोए गए हैं और नफरत के जो अहकाम हैं वो कितने खतरनाक हैं। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। और इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर जिस तरह की चुनौतियां हमें इन दिनों मुंह बाए खड़ी हैं, उसका आम जनता को हमें ध्यान रखकर ये सोचना पड़ेगा। स्टेट अपनी जगह काम कर रहा है, सरकारें अपनी जगह काम करती हैं, लेकिन सरकारों के ऊपर भी दबाव तब बनता है जब जनता में जागरूकता होती है। और जनता जब जागरूक हो जाती है तो फिर सरकारें और नेता भी किसी तरह का कोई बहाना नहीं ले सकते हैं, और वही काम करना पड़ता है जो देश की जनता, बहुसंख्यक समाज चाहता है। तो ये था आज का हमारा मुख्य एजेंडा। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, रिटायर्ड आईएएस श्रीमान अजीत कुमार सिंह जी, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट श्रीमान जगदीश जी शर्मा, डिफेंस एक्सपर्ट श्रीमान देवानंद जी साहब, कर्नल देवानंद जी साहब, और साथ ही हमें ज्वाइन किया था सीनियर जर्नलिस्ट श्रीमान राजीव कुमार सिंह जी ने। आप सबका आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ये था हमारा कार्यक्रम।
आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।